मेरठ। देशवीर मंगल पांडे के बलिदान से सन 1857 का बीज जमते ही उसे अंकुरित होने में देर क्यों हो। जिस 19वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे था, उस रेजिमेंट के सूबेदार को भी इस आरोप में फांसी दी गई कि उसने रात में क्रांतिकारी बैठकें की और 19वीं रेजिमेंट व 34वीं रेजिमेंट इन दोनों ने मिलकर पूरे प्रदेश में विद्रोह करने का गुप्त षड्यंत्र रखा। यह उनके पास मिले कागज पत्रों से सिद्ध हो जाने पर उन्हें निशस्त्र कर नौकरी से निकाल देने का दंड दिया गया। सरकार के हिसाब से वह दंड था, परंतु इन दोनों ही रेजिमेंट के सिपाहियों को यह अपना बड़ा सम्मान लग रहा था। जिस दिन उन्हें सशस्त्र नीचे रखने का आदेश हुआ, उस दिन यूरोपियन सेना को पूरी तरह तैयार रखा गया था। अंग्रेज अधिकारियों को विश्वास था कि नौकरी से निकाल देने के दंड से सिपाही पश्चाताप करेंगे, परंतु उन हजारों सिपाहियों ने किसी बहुत ही अपवित्र वस्तु की तरह कंपनी की दास्ता पर खुशी से लात मारी। अपने बूट और यूनिफॉर्म फाड़ फूड़ कर फेंक दिए। उन सिपाहियों को अपने वेतन से सैनिक टोपियां लेनी पड़ती थी, अतः उसे उनकी निजी संपत्ति मान कंपनी ने उन्हें छूट दी थी कि वे चाहे तो उसे ले जाएं, परंतु नदी में नहाकर बाहर आने के बाद फिर से गुलामी का चिन्ह को स्पर्श किया तो अब हिंदुस्तान को कोई दूसरा आकर टोपी पहनाए, वे दिन लद गए हैं। फेंक दो दास्तां की टोपियां। हजारों टोपियां आकाश में दिखने लगी, परंतु गुरुत्वाकर्षण की जिद्दी स्वभाव के कारण वे फिर से हिंदुस्तान की भूमि पर ही गिरी। फिर से भूदेवी को दास्तां की छूत लगी। दौड़ो सिपाहियों, उन दास्ते चिन्हों को उन अंग्रेज अधिकारियों के सामने फाड़कर और पैरों तले कुचलकर धूल में मिला दो। हजारों सिपाही उन दास से दूषित टोपियों को कुचलने लगे और बलहीन हुए अंग्रेज अधिकारी अपनी सत्ता का खुला अपमान करता वह भारतीय नृत्य देखते रहे। उत्तर प्रदेश के उच्च पूर्वीय ब्राह्मण कुल में जन्मे मंगल पांडे का रक्त केवल बंगाल में ही स्वतंत्रता के बीज नहीं जमा रहा था, उधर अंबाला में भी उसकी विद्युत चेतना का संचार हो गया था। अंबाला में सिपाहियों ने एक नई पद्धति चालू की थी। वह था, यदि कोई अधिकारी उनके विरुद्ध जाए तो उसका घर बार जलाकर भस्म कर डालना। रोज रात को देशद्रोहियों और विदेशियों के घर जलने लगे। यह काम इस झटके से और गुप्त ढंग से होता मानो प्रत्यक्ष अग्नि नारायण ही क्रांति पक्ष की गुप्त समिति का सदस्य बन गया है। बहुत आग गली और जो आग लगाने वाले को पकड़वा देगा उसको हजारों रुपयों के इनाम भी घोषित किए गए, पर एक आदमी भी सूचना ना देता। अंत में परेशान होकर स्वयं कमांडर इन चीफ ऑनसन गवर्नर जनरल को लिखता है, इट इज रियली स्ट्रेंज दैट incendiaries should never be detected. Everyone is on alert here, but still there is no clue to trace the offenders. फिर अप्रैल के अंत में वह लिखता है, We have not been able to detect any of the incendiaries at Ambala. This appears to me extraordinary, but it shows that close the combinations among the conceived to be their wrongs and how great the dread of retaliation to anyone who would dare to become an informer. हिंदुस्तान के देशद्रोहियों पर तो अंग्रेजी साम्राज्य आधारित था, परंतु अंबाला में भी एक भी देशद्रोही ना मिला। इससे स्वयं कमांडर इन चीफ गऊ बन गया और सिपाहियों ने गुप्त षड्यंत्र की स्तुति करते हुए उन पर गुस्सा करता रहा। तो इसमें आश्चर्य की बात क्या थी? अब यह आग हिंदुस्तान में जगह जगह आरंभ हो गई थी। अंतिम विशाल आग भड़काने के पहले इधर उधर छोटी बड़ी गड़बड़ शुरू हो गई थी। अंबाला की भांति वहां भी अधिकारियों और देशद्रोहियों के घर सुलगने लगे। दिनांक 31 मई को सारा हिंदुस्तान एक साथ सुलगा दिया जाए, जिससे इधर उधर जान छिपाने का अवसर ना पाकर परतंत्रता अंदर ही अंदर राख हो जाए। यह निर्धारित योजना लखनऊ की गुप्त समिति को यद्यपि मान्य थी, फिर भी वहां के तेजस्वी सिपाही बहादुरों को अपना गुस्सा दबाए रखना कठिन हो गया। उसमें भी हर रात की गुप्त सभाओं में चल रहे
उद्दी दीपक, भाषणों और जलने वाले घरों के भयंकर दृश्यों से सिपाहियों को रुकना और अपने काम को रोकना कठिन हो गया। मई की 3 तारीख को ऐसे ही 4 अटल सिपाही बहादुर बलपूर्वक लेफ्टिनेंट मेशम के तंबू में घुसे और बोले, आपसे यद्यपि हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, फिर भी चूंकि आप फिरंगी हैं इसीलिए आपको मरना होगा। राक्षस रूप में आए उन सिपाहियों को देखते ही भयभीत हुआ वह लेफ्टिनेंट उनसे घिघिया कर कहने लगा, आप चाहें तो मुझे एक क्षण में मार सकते हैं, परंतु मुझ गरीब को मारने से आपको क्या मिलेगा? दूसरा कोई आएगा और मेरा काम करने लगेगा। अपराध मेरा ना होकर इस राज्य व्यवस्था का है, फिर मुझे क्यों नहीं छोड़ते? इन बातों से सिपाही बहादुर थोड़े होश में आए और सारी राज्य व्यवस्था को एकदम मारना चाहिए यह मानकर लौट आए। पर यह बात अधिकारियों तक गई और तुरंत ही हेनरी लॉरेंस ने पलटन को धोखे से तोपखाने की मार में खड़ा करके निशस्त्र कर दिया। परंतु मेरठ की ओर से तो दाव इससे भी अधिक रंगत पकड़ रहा था। कारतूसों के संबंध में सिपाही वास्तविक शिकायत करते हैं या नहीं, यह पक्का जानने के लिए एक टुकड़ी को वे कारतूस देने का निश्चय किया। उस परेड में आए 90 सिपाहियों में से पूरे 5 ने भी उन कारतूसों को नहीं छुआ, परंतु वे कारतूस फिर से दिए गए। फिर से सिपाहियों ने उन्हें स्पर्श करने से मना किया और वे अपने अपने स्थान पर चले गए। उनका यह आचरण जनरल के कानों तक जाते ही उसने कोर्ट मार्शल के सामने उस सारे सिपाहियों को खड़ा करके 85 घुड़सवारों को 8 से 10 वर्ष तक सक्षम कारावास का दंड दिया। मई की 9 तारीख को एक हृदय द्रविक घटना घटी। यूरोपियन कंपनी और तोपखाने की मार के पहरे में ऊंचाई पर 85 सिपाहियों को खड़ा किया गया। शेष नेटिव सिपाहियों को यह तमाशा देखने को जानबूझकर बुलाया गया और फिर उन 85 देशभक्त सिपाहियों को अपने कपड़े उतरवाकर लोहे की भारी भारी बेड़ियों उनके पैरों और हाथों में ठोक दी गई। शत्रु की छाती में घुसने वाली तलवार के सिवाय जिनके हाथों में अन्य कुछ भी ना पड़ा था, अपने उन मर्द स्वदेश बंधुओं के हाथ में आज फिरंगियों ने लोहे की बेड़ियां ठोक दी। यह देखकर सारे भारतीय सिपाहियों के शरीर थर्रा उठे, पर सामने ही खड़ी तोपों को देखकर हर तलवार मयान में ही फड़फड़ा रही। फिर उन 85 शूर सिपाहियों को तुम्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। यह सुनाया गया और हाथ पैर की भारी भारी बेड़ियों के बोझ तले झुके वे धर्मवीर कारावास की ओर चल दिए। उस समय अपनी धर्म की रक्षा के लिए कारावास में जा रहे उन सिपाहियों को स्वदेश बंधुओं ने कैसे नेत्र संकेत किए, यह भविष्य शीघ्र ही कहेगा। गाय और सुअर के रक्त से बने कारतूस अपने पर जबरन लादे जाएं और उसे कोई रोके तो उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड भुगतना पड़े। ऐसा भयंकर अपराध जिस दास्ता में होता है, उस फिरंगी दास्ता का हम टेटुआ दबाएंगे और 10 वर्ष के लिए तुम्हें पहनाई गई बेड़ियां और 100 वर्ष से अपनी मातृभूमि के पैरों से पड़ी गुलामी की बेड़ियां, इन दोनों को जल्दी ही तोड़ देंगे। यह उन नेत्र संकेतों का अर्थ हो सकता है। यह घटना प्रातःकाल की थी। प्रिय देशबंधुओं को अपनी आंखों के सामने परदेशी और परधर्मी लोग बेड़ियां डालकर कारावास में डाले और उस दृश्य को खुली आंखों से देखे। इसका दुख झेलते मन ही मन जलते सिपाहियों को अपनी अपनी बैरकों में लौटते ही धीरज टूटने लगा। शहर के बाजार में वे गए और वहां की महिलाएं उनका तिरस्कार कर कहने लगी, तुम्हारा बाप कारावास में भेजे गए हैं और तुम यहाँ मक्खियां मारते फिर रहे हो। थू तुम्हारी जिंदगी पर। पहले ही गुस्से से पगलाए सिपाहियों को यह कैसे सहन होता कि रास्ते में औरतें उनके जीवन पर थूके। उस दिन रात में सारी लाइन पर सिपाहियों की गुप्त बैठकें होती रही। क्या अब भी मई की 31 तारीख तक रुकना है? इधर अपने भाइयों के कारावास में पड़े होते हुए हम नामर्दों की तरह चुप बैठकर कैसे रह सकते हैं? रास्ते में औरतें बच्चे अपने पर देशद्रोही कहकर थूकने लगे, फिर भी दूसरों की राह देखते चुप बैठना। 31 मई की तारीख अभी कितनी दूर है, तब तक उन फिरंगियों के झंडे तले रहना। नहीं, कल ही रविवार है। इस रविवार को सूर्य नारायण अस्तमान होने के पहले कारावास के उन देशवीरों की बेड़ियां टूट ही जानी चाहिए।
स्वदेश जननी की बेड़ियां टूटनी ही चाहिए और स्वतंत्रता का झंडा लहराना ही चाहिए। तत्काल दिल्ली संदेश भेजे गए, हम तारीख 11 या 12 को वहां आ रहे हैं, सारी तैयारियां करके रखो। 10 मई का रवि उदय हुआ। सन 1857 की गुप्त तैयारी की अंग्रेजों को इतनी कम जानकारी थी कि मेरठ के सिपाहियों की दूसरों से तो क्या आपस में भी कुछ सामान्य योजना बन रही है, इसकी भी उनको आशंका नहीं हुई। रविवार को सुबह उनका नित्य कर्म शांति से शुरू हुआ। घोड़े की गाड़ियां, शीत उपचार, सुगंधित फूल, हवाखोरी, गाना बजाना, सारी बातें हमेशा की तरह चालू हो गई। साहबों के घर के नेटिव नौकर अकस्मात नौकरी पर नहीं आए, इसकी भी उन्हें कोई अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। इधर सिपाहियों के बीच बहस चल रही थी, पूरा कत्लेआम करना है या नहीं। 20वीं पलटन और तीसरी घुड़सवार पलटन के सिपाही बोले, चर्च में फिरंगियों के जाते ही हर हर महादेव बोलो, और लश्करी और मुलूकी सैनिक और नागरिक, बच्चे औरतें मर्द जो मिले उसे काटते दिल्ली चलो। यही अंत में इदय हुआ। मेरठ में 5 पड़ोस के गांवों में भी टूटे टाटे सशस्त्र हाथ में लिए हजारों लोग आकर मिल रहे थे। स्वदेश कार्य के लिए आए उन ग्रामीणों की तरह मेरठ के नागरिक भी सज्जित होने लगे। फिर भी अंग्रेजों को तिनके भर जानकारी नहीं थी। रविवार की शाम के 5 बजे चर्च का घंटा उस शांत वातावरण में हल्के हल्के बजने लगा और अंग्रेज लोग अपनी अपनी पत्नियों सहित हंसते खेलते चर्च की ओर जाने लगे। परंतु उस दिन का चर्च का घंटा अंग्रेजों के लिए प्रार्थना के लिए नहीं बज रहा था, वह तो उनकी मृत्यु वाला बज रहा था, क्योंकि उधर सिपाहियों की लाइन में एक की गर्जना उठ रही थी, मारो फिरंगियों को। इस ध्वनि से सारा वातावरण भर गया। सबसे पहले कारावास में पड़े धर्मवीरों की बेड़ियां तोड़ने सैकड़ों घुड़सवार उधर गए। उस कारावास के रक्षक भी क्रांति पक्ष के धर्म में ही थे, अतः मारो फिरंगों की इस रणध्वनि सुनते ही वे कारागृह छोड़कर अपने साथियों से मिल गए। दूसरे ही क्षण उस अभागे कारागृह की दीवारें ढहने लगी। 10 वर्ष कठोर कारावास भोगने के लिए फिरंगियों द्वारा पहनाई गई बेड़ियां थर थर कांपने लगी। एक देश अभिमानी लुहार आगे आया और उसने जल्द ही उन बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्रचंड वीर गर्जना करते वे कारावास भोग रहे धर्मवीर बाहर आए। घोड़ों पर चढ़े और अपनी मुक्ति के लिए आए देशबंधुओं के साथ उस कारावास को पीछे छोड़ चर्च की ओर पूरी जोश से दौड़े। इधर पैदल टुकड़ी ने दंगा शुरू कर दिया। 11 पलटनों का कर्नल फिनिश अपने घोड़े पर बैठे यूं ही उधर आया था। सिपाहियों के सामने खड़ा होकर हमेशा की अकड़ के साथ उन्हें डांटने डपटने लगा तो सिपाही उसका काल बन उस पर दौड़ पड़े। 20वीं पलटन के एक सिपाही ने अपनी पिस्तौल उस पर चलाई और वह कर्नल अपने घोड़े के साथ भूमि पर गिर गया। पैदल और घुड़सवार हिंदू और मुसलमान सारे के सारे गोरे रक्त के लिए इतने बेचैन हो गए थे कि यह फिनिश का रक्त तो दरिया में खसखस थी। मेरठ के बाजार में यह समाचार पहुंचते ही वह पूरा शहर जलने लगा और जहां जहां भी अंग्रेज मिला वहां वहां उसे गारद किया गया। सदर बाजार के सारे लोग हाथ में तलवारें, भाले, लाठियां, छुरियां, जो जिसके हाथ में लगा वह शस्त्र लेकर गली गली में दौड़ने लगे। जिस किसी भवन पर अंग्रेजी सत्ता के चिन्ह थे वे सारे भवन, बंगले, कार्यालय सब आग में जलने लगे। आकाश में धुएं के बादल, अग्नि के रंग बिरंगी ज्वालाएं, हजारों लोगों के हल्ले गुल्ले की मिली जुली आवाजें और सबसे ऊंची आवाज मारो फिरंगी को से मेरठ का आकाश भयानक हो उठा। विद्रोह प्रारंभ होते ही पूर्व संकेतों के अनुसार मेरठ से दिल्ली की ओर जाने वाली तार तोड़ डाली गई और उस रास्ते पर अपना कड़ा पहरा बिठा दिया गया। वह अधियारी रात होने से अंग्रेजों को बड़ी आफत हुई। कोई तबेले में छुपा तो कोई सारी रात पेड़ के नीचे बैठा रहा, कोई घर की तीसरी मंजिल पर तो कोई जमीन के गड्ढे में। किसी ने किसान का वेश बनाया तो कोई बटलर के पांव पकड़ रहा था। विद्रोही सिपाही अंधियारे होते ही दिल्ली की ओर कूच करने लगे थे, परंतु उनके प्रतिशोध का अधूरा काम मेरठ के लोगों ने स्वयं ही पूरा किया।
अंग्रेजों के लिए इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ था कि अंग्रेजों के स्पर्श होने से जो घर जलाने लायक हो गए थे पर पत्थर के होने से जलाए नहीं जा सकते थे, उन्हें चूर चूर कर दिया गया था। कमिश्नर ग्रिडेड के बंगले को आग लगा दी गई। फिर वह वहां अंदर ही छिपा बैठा रहा। यह बात बाहर ज्ञात हुई तो मेरठ के लोग सशस्त्र होकर कर्कश गर्जना करते इकट्ठा हो गए। तो वह कमिश्नर अपने बटलर के पांव पड़ने लगा और पैरों के नीचे फैली आग और चारों ओर शत्रुओं का घेराव मृत्यु के ऐसे जबड़े से अपने परिवार को बचाने के लिए उसकी चिरौरी करने लगा। वह बटलर उस पर द्रवित हो गया और क्रांतिकारियों से बोला, कमिश्नर घर में नहीं है, और जहां वह छिपा था उसकी विपरीत दिशा में चलने का आग्रह करते हुए उन्हें दूर तक ले गया। इतने में वह कमिश्नर गिरते घर से भाग गया। मिसेज चैम्बर्स के बंगले में विद्रोहियों ने उसे छुरा भोंक कर खींच घसीट कर फेंक दिया। कैप्टन क्रेजी ने अपनी पत्नी और बच्चों का गोरा रंग छिपाने के लिए उन्हें घोड़े की जीन पहनने को दी और उन्हें काले रंग से रंग कर एक मंदिर के खंडहर में रात भर छिपा के रखा। डॉक्टर खिस्टे और वेटनरी सर्जन फिलिप्स को पत्थरों से कुचलकर मार दिया गया। लेफ्टिनेंट हैंडरसन और लेफ्टिनेंट पेंट का पीछा कर उन्हें गारद कर दिया गया। घरों में आग लगाने से कितने ही औरत बच्चे जल मरे। जैसे जैसे अंग्रेजी रक्त अधिकाधिक गिरता गया, वैसे वैसे विद्रोहियों की कर्कश गर्जना और भयानक अट्टहास का उत्साह बढ़ने लगा। रास्तों में पड़े अंग्रेजों के शवों को लोग लतियाने लगे। बीच में किसी विद्रोहियों को गोरे लोगों पर वार करते किंचित दया आ जाती तो अन्य हजारों लोग मारो फिरंगी को कहते चिल्लाते दौड़ते आते और कारावास में डाले गए उन 85 निरपराध धर्मवीरों में से एक एकाध वहां होता तो उसके हाथ पर चढ़ाई गई फिरंगी बेड़ी के निशान की ओर उंगली दिखाकर इसका प्रतिशोध लेना है कहते हुए वार पर वार करने लगते। वास्तविकता यह थी कि यदि कहीं पहले विद्रोह खड़ा होने की संभावना नहीं थी तो वह मेरठ में, क्योंकि वहां नेटिव सिपाहियों की 2 पैदल रेजिमेंट और 1 घुड़सवार रेजिमेंट थी, परंतु गोरे सिपाहियों की एक पूरी राटफिल्म्स बटालियन और 1 ड्रैगन रेजिमेंट के साथ एक उत्तम तोपखाना उनके पास था। ऐसी स्थिति में सिपाहियों को सफलता मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। विद्रोह होते ही वहां अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने का कार्य मेरठ शहर को सौंपकर विद्रोही सिपाही तत्काल इसी उद्देश्य से दिल्ली की ओर जा रहे थे। उनका पीछा कर उन्हें रोकना और पूर्ण नाश करने का काम भी बड़ा सरल था, पर अंग्रेजी सेना और उनके अधिकारियों में उस समय जो भीरुता, अव्यवस्था और चिंता दिखाई दी, उस पर तो अंग्रेज इतिहासकारों को भी बहुत लज्जा आती है। नेटिव घुड़सवारों का कर्नल स्मिथ उसकी पलटन विद्रोह कर गई है, यह ज्ञात होते ही उधर देखे बिना भाग खड़ा हुआ। तोपखाने और अधिकारी तैयार होकर कुछ करें इससे पहले सिपाही दिल्ली की ओर चल पड़े थे। उसमें भी आगे ना बढ़ते हुए अंग्रेजी सेना घबराई सी जगह जगह सारी रात पड़ी रही थी। वास्तविकता यह है कि मेरठ के विद्रोह से अंग्रेजों का बड़ा नुकसान हुआ था। यह अभूतपूर्व और अकस्मात घटित प्रचंड घटना क्या है, इसका दूसरे दिन तक उन्हें कुछ पता ना चला। इधर सिपाहियों ने नक्शा अच्छी तरह बनाया हुआ था। विद्रोह करते ही कारागार से बंदियों को छुड़ाना और बाद में अंग्रेजी रक्त की बरसात करना। इस अकस्मात हमले से अंग्रेज लोग बुरी तरह घबरा उठे। उस एक झटके में मेरठ शहर ने विद्रोह करके सब ओर आग लगाकर एवं चारों ओर से मार पीट कर अंग्रेजों के लिए यह पता तब तक सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। यह दिल्ली की ओर जाने की योजना बहुत चतुराई भरी थी। पहले झटके में दिल्ली पर कब्जा कर विद्रोह को एक क्षण में राष्ट्रीय होने की सूचना अंग्रेज अधिकारियों के काने तक पहुंचती। तभी दिल्ली की ओर जाने वाले तार तोड़कर और रास्ता रोककर कारागृह से अपने धर्मवीरों की मुक्त करके अंग्रेजों के रक्त के नाले बहाकर वे 2000 सिपाही गोरे रक्त से रंगी अपनी तलवारें ऊंची उठाकर गर्जना करने लगे, दिल्ली दिल्ली चलो दिल्ली। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे दिल्ली के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।